Vande Mataram students, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Student, this is the second part of the second chapter of chemistry class 10 acid base and salts. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पर। ये जो है आपका सेकेंड पार्ट है। अगर आप इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस और पीएच स्केल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पीएच स्केल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट वी नो अबाउट बेस। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि बेस क्या होते हैं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेसिस आर द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि OH माइनस आयंस लूज करते हैं एक्वस मीडियम में। गॉट इट। अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट जो था वो आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट था, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू गेन H+ आयंस आर कॉल्ड बेसेस। तो जो H+ आयन यानी जो प्रोटॉन गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। थर्ड, अगर हम बात करें लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, a substance which have tendency to release their या फिर to donate their electron pair is called bases। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट बेस। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अब हम बेस के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन H2O। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस रिलीज करते हैं किसमें, वाटर में, यानी जिसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए सभी बेस जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसका मतलब वो सारे बेस ऐसे नहीं जो वाटर में अपने OH माइनस को लूज करते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। Those bases which have tendency to release their OH minus ions in aqueous medium are called alkalis। ऐसे बेस जो कि अपने OH माइनस आयंस ईजिली रिलीज करते हैं वाटर में, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनना होगा कि सारे बेस जो होते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ ही बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एल्कलीज। सो ऑल द एल्कलीज आर बेस, ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट एल्कलीज। सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, बट सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जितने बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं केवल वही एल्कली कहलाएंगे, सारे बेस जो है वो एल्कली नहीं कहलाते हैं। इसी से हम कहते हैं कि ऑल द एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट एल्कली। ठीक है, नाउ अनदर वन, बिटर टेस्ट। ये जो आपके बेस होते हैं इनका कड़वा होता है, टेस्ट जो होता है ये काफ़ी कड़वे होते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड में आपने पढ़ा था कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो जस्ट अपोजिट बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है सोल्यूशन में, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड एंड बेसेस बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड भी गुड कंडक्टर है और बेस भी गुड कंडक्टर है, बट यहाँ कंडीशन है इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में होंगे तभी ये ऐसा पॉसिबल है। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो बैड कंडक्टर होंगे, लेकिन जब ये आपके एक्वस मीडियम में होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं।
नेक्स्ट, न्यूट्रलाइज सोल्यूशन कंटेनिंग H प्लस आयन। H प्लस आयंस कौन कंटेन करता है? एसिड, यानी ये H प्लस आयंस यानी एसिड को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हैव अ स्लिपरी सोपी फील, ये बहुत ही फिसलते हैं, इनका जो टच होता है, इनको आप टच करते हैं तो ये फिसलते हैं यानी सोप जैसे होते हैं। डिज़ोल्व फैटी मटेरियल्स, और ये फैटी मटेरियल्स में डिज़ोल्व होने में कैपेबल होते हैं। जैसे आपका सोप जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल भी है, वो बेस और फैटी एसिड से ही मिल करके बनता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेसिस को भी हम इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोज बेसेस विच completely dissociate into its ion in aqueous solution। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो completely डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस मीडियम में, उन्हें हम कहते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेसेस आर दोज बेसेस विच डू नॉट completely dissociate into its ions in aqueous solution। सेम एज एसिड की तरह यहाँ पर भी है, जैसे प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा था कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो वीक कहलाते हैं। तो एक्वस मीडियम में जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे ऐसे बेस को हम कहते हैं स्ट्रांग बेस। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेस वाटर सल्यूबल होते हैं यानी एक्वस मीडियम में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कलीज। So here we can say that alkalis are the strong bases। All the alkalis are strong bases। जितने भी alkalis होते हैं वो सारे strong base भी होते हैं, और जितने भी weak base होते हैं वो केवल base होते हैं, वो alkalis नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो strong base की बात करें तो यहाँ पे NaOH, KOH इस तरह से जो होते हैं वो ये दोनों ही strong base हैं, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम आयंस के साथ आए हैं। और यहाँ पे NH4OH देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका वीक बेस है। इसी तरीके से MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जहाँ पर कम से कम OH दिखाई देगा उसको जनरली वो स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ ध्यान रखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही एक ऐसा अकेला वीक बेस है जिसमें कि एक ही OH होता है। अदरवाइज जितने भी स्ट्रांग बेस हैं उन्हीं में केवल एक OH होता है, बाकी वीक बेसेस में मोर देन 1 OH होता है। तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान में रखिए। तो इसके अलावा जितने भी सिंगल OH वाले बेसेस आपको नज़र आएंगे ऑलमोस्ट सभी जो होते हैं स्ट्रांग बेसेस होते हैं। Now let's see another one on the basis of their concentration bases are classified as 2 part। concentration के भी बेसिस पर ये 2 पार्ट में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। तो आप बहुत अच्छी से जानते होंगे कि डाइल्यूट क्या होता है और कंसनट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट यानी कि हल्का, कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। तो डाइल्यूट की जनरली हैव लो कंसनट्रेशन ऑफ एल्कलीज इन एक्वस सोल्यूशन, यानी सिंपली कह सकते हैं कि एक्वस मीडियम में अगर OH माइनस कम होंगे तो उन्हें हम डाइल्यूट कहेंगे, और OH माइनस अधिक होंगे तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे यानी कि कंसनट्रेटेड कहेंगे। गॉट इट? तो ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग जानेंगे कि किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कि कौन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, क्योंकि सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम नहीं होगी, तो वो वेरीज करते हैं, कोई कौन स्ट्रांगर है कौन स्ट्रांगेस्ट है। तो ये स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन कैसे पता किया जाएगा, तो इसके लिए एक पीएच स्केल की बात करेंगे। तो एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पीएच स्केल डेवलप किया
पीएच स्केल का मतलब होता है पीएच, एच फॉर हाइड्रोजन एंड पी फॉर पावर या फिर पोटेंशियल। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको किसने बताया था, मिस्टर सोरेनसन ने। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed by सोरेनसन। ठीक है, तो इसको सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था कि ये पीएच यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी एक्वस मीडियम में कितने H+ आयंस प्रेजेंट हैं वही पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि उसके पीएच वैल्यू को पता किया जा सकता है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि इफ़ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर पीएच क्या है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 7 आ रही है तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। आप यहाँ पैनिक नहीं होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हम पीएच वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका आगे हम अभी आपको फार्मूला वगैरह भी बताएंगे, आप थोड़ा भी घबराएंगे नहीं, पहले इसको समझिए कि पीएच अगर 7 है, एग्जैक्टली 7.1 भी नहीं होना चाहिए और 6.99 भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 7 है तो उसको कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। इस कंडीशन में H+ की कंसंट्रेशन यानी H+ यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है, H3O+ की कंसंट्रेशन जो होगी वो OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होगी। pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH वैल्यू 7 से अधिक है तो वो आपका बेसिक सोल्यूशन होता है, और इस कंडीशन में H+ की कंसंट्रेशन OH- से कम होती है। और थर्ड जो है कि pH इज लेस देन 7, अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा यानी एसिड होगा, और इस कंडीशन में H+ की कंसंट्रेशन OH- से अधिक होती है। तो ये जो pH स्केल है, इस स्केल में क्या क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में देखिए तो हमने एक रेंज बनाया है और अलग अलग कलर्स हैं, इसका भी कुछ अपना बेनिफिट है, इसका भी कुछ अपना इम्पोर्टेंस है। तो ध्यान से पहले आप देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 to 13 यहाँ पे कंप्लीट जहाँ होगा वहाँ 14 यानी 13.99 कह सकते हैं। तो 0 to 14 हम मान लेते हैं कि ये जो स्केल है ये 0 to 14 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्केल तो जनरली स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ये आप सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैसा बना दिए। तो बेटा यहाँ पे कोई वो स्केल नहीं है जैसा कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल यूज करते हो, वो स्केल की बात नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू से मतलब है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप उस स्केल को ले जा करके सीधे डाल देंगे किसी भी एसिड में तो आपको स्केल पर लिख करके आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक इमेजनरी है, ठीक है, मतलब ये हमें क्या होता है कि हमें पीएच पेपर होते हैं, पीएच पेपर के हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप वहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस होंगे, इनफैक्ट क्लास 10th में आपको प्रैक्टिकल भी इसी का करना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस लेकर के उनके पीएच वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो एक पीएच स्ट्रिप होती है, पीएच पेपर होता है, उस पेपर को जब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में डीप करते हैं तो उस सोल्यूशन में डीप करने के बाद उस पेपर का कलर जैसा हो जाएगा उसको हम इस इमेज में प्रेजेंट जो भी आपका डायग्राम है उससे आप मैच कराएंगे। अगर वो पिंक आया तो आप बताएंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो 6 अप्रॉक्स आ रही है, यानी वो ये हो सकता है। अगर वो ब्लू आया तो वो बेस होगा, रेड आया तो वो एसिड होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 0 to 14 तक का ये जो आपका मेज़रमेंट है, इसमें 0 to 7 तक जो होता है वो आपका एसिड होता है, और 7 to 14 जो होता है वो आपका बेस होता है। एग्जैक्टली 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो आप इसमें कलर भी देखते होंगे कि अलग अलग एसिड्स से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कलर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। पहले 0 पे देखिए तो बिल्कुल एकदम डार्क रेड है, फिर थोड़ा सा हल्का रेड, फिर ऑरेंज, उसके बाद से पिंक होते होते फिर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए।
तो जनरली इसी वजह से अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि जो एसिड में होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड, क्योंकि रेड जो होता है वो एसिड का इंडिकेशन होता है और ब्लू जो होता है वो आपका बेस का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम बेस में ब्लू लिटमस को डीप करें तो क्या होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। उसी तरीके से अगर हम एसिड में रेड लिटमस को डीप करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो रेड का रेड। यानी भी किसी भी एसिड में किसी भी तरीके का अगर आप लिटमस पेपर डीप करते हैं तो वो हमेशा आपको रेड ही मिलेगा और बेस में हमेशा आपको ब्लू ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ हम रेंज देखेंगे और इसके क्या इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में, उससे चीज़ें हम समझेंगे। पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसके बाद हम लोग अलग अलग सब्सटेंसेस के पीएच वैल्यूज़ को भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले आप इसको समझें कि पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8। एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए जनरली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो सरवाइव करता है जनरली 7 to 7.8 के बीच में। हमारे बॉडी का जो पीएच होना चाहिए वो जनरली 7 to 7.8 होना चाहिए। जब इससे कम या अधिक होता है तो वो हमारे बॉडी को हार्म करता है। गॉट इट? यही रेंज प्लांट्स के लिए भी होना चाहिए, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए। pH of digestive system, stomach secretes HCl to kill bacteria in food. The inner lining of stomach protect vital cells from this acidic pH। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में कई तरह के जूसेस का सेक्रेशन होता है, उसी में से एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आपका एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने में यूज होता है। कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी होती है, हमें एसिडिटी जनरली बहुत लोगों को होती है। आप देखते होंगे टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि एसिडिटी को कैसे कम किया जाए, तो जनरली कहता है इनो लो। तो आपने कभी सोचा कि इनो ही क्यों लिया जाए? तो इनो इसलिए जाए क्योंकि इनो में जो होता है वो बेस होता है और वो हमारे स्टोमक में जा कर के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो जनरली हमें जो एसिडिटी होती है वो HCl जो हमारे स्टोमक में होता है उसी के कारण होता है। ये जा कर के हमारे जो स्टोमक है उसके लीनिंग्स को टच करने लगता है, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम बेस यूज करते हैं, तो बेस यूज करने के कारण क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ें खाने के बाद ही जनरली एसिडिटी होती है, क्योंकि खट्टी चीज़ों में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है और वो एसिड भी एसिड और हमारे स्टोमक में भी एसिड का सेक्रेशन हो रहा, दोनों एसिड मिल करके एसिडिटी कॉज करते हैं। फिर हमें बेस यूज करना होता है जो कि उनको जा कर के न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पीएच एंड टूथ डीके। The pH because of sour food and sweet food can cause tooth decay. The pH of mouth should always be more than 5.5. अब देखिए हमारा जो टूथ है, जनरली बहुत लोगों के टूथ जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं या फिर उनमें कैविटी हो जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये भी एसिड के ही कारण होता है। आप जनरली देखते होंगे कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है कि बच्चों को आइसक्रीम खाने से मना किया जाता है या स्वीट्स चॉकलेट्स खाने से। जनरली कहते हैं चॉकलेट खाने से आपके टूथ खराब हो जाएंगे। तो ख़राब हो जाएंगे, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न यही है कि जब हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जिसका टेस्ट सॉर टेस्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ख़ास तौर पे जो स्वीट टेस्ट वाले होते हैं, स्वीट्स जो होते हैं वो जब हमारे दांतों में फंस जाते हैं तो वो स्वीट्स में होता है ग्लूकोज,
और हमारे माउथ में इनफाइनाइट बैक्टीरिया आते जाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस ग्लूकोज को, जो हमारे दांतों में कैविटी के फॉर्म में जो स्वीट्स रहता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको ये बैक्टीरिया रिएक्ट करके कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोनिक एसिड में, और वो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारे टूथ के लिए हार्मफुल होता है। वो एसिड जो होता है वो धीरे धीरे हमारे टूथ के इनेमल को वीक कर देता है। जब हमारे टूथ का इनेमल वीक हो जाता है फिर यही बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांतों में घुस करके कैविटी कर देते हैं। तो इसी वजह से कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, खाना मॉर्निंग में तो हम रिफ्रेशमेंट के लिए टूथब्रश करते हैं, लेकिन नाइट में हमें सोते समय ज़रूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जब उस समय हम सोने जाते हैं तो हमारे माउथ जो होता है वो एटलीस्ट 6 या 8 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रॉपर टाइम मिलता है कि जो हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ होता है उसके साथ वो रिएक्ट करके ग्लूकोज से वो फॉर्मेशन करते हैं आपका कार्बोनिक एसिड। तो रात में ब्रश ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ टूथ डीके जो है वो हो सकता है, क्योंकि रात में प्रॉब्लम करते हैं जो भी बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन एनिमल्स लाइक बी एंड प्लांट्स लाइक नेटल सेक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंसेस फॉर सेल्फ डिफेंस। देखिए कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जैसे हमने बताया बी है, एंट है, ये जब आप इन्हें टच करते हैं ये सेल्फ डिफेंस में हमारे बॉडी में ये हमें बाइट करते हैं, काटते हैं, तो हमारे बॉडी में मेथिनोइक एसिड का सेक्रेशन कर देते हैं जिससे कि हमें इरिटेशन होता है। इसी तरीके से एक नेटल प्लांट होता है, ये भी टच करते हैं तो ये हमें टच करने के बाद ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है एसिड, जिससे कि हमें ईचिंग होने लगती है या फिर इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी अब सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं एसिड का, तो ये पीएच के ही कारण है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो भी तालाब में जो मछलियाँ कभी कभी मर जाती हैं या फिर एसिड रेन के कारण, तो वो भी जब जो वाटर होता है वो जब उसका पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाता है तो वो एसिडिक रेन कहलाता है। एसिडिक रेन के कारण बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपको जनरली बोला जाता है कि जब सीज़न का फर्स्ट टाइम बारिश होता है तो आपको उसमें नहीं भीगना चाहिए, वो एसिडिक रेन होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है वो जब ऊपर जाता है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड ऊपर जा कर के वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा कर के नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, नाइट्रस ऑक्साइड जा कर के नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये सब जो होते हैं एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जब हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो रैसेस वगैरह हो जाते हैं, या फिर अगर ये तालाब में पड़ते हैं तो वहाँ पर एसिड रेन कहलाता है, जिसके कारण तालाब की मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। तो जब लेस देन 5.5 होता है तभी ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कि पीएच कैसे इनके लिए सेंसिटिव होता है। ओके, एक और एग्जांपल आप इसमें देखिए तो आपको अलग अलग हमने बता दिया है, अलग अलग चीज़ें लेकर के कि आपको कितना कितना वैल्यू होता है। जैसे बैटरी का जो वाटर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, स्टोमक एसिड 1.5 होती है, लेमन 2.4 होती है, विनेगर। तो ऑलमोस्ट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वैल्यू इनकी कितनी होती है, किसके आसपास होती है। ओके, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर भी सकते हैं। अब बात आती है कि हम पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली उसके लिए हमें कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। क्लास 10th में तो आपको पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया जाता है, बट ये आगे जा कर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा आपको क्यों ना बता दिया जाए। तो बेसिकली इसके लिए 2-3 फार्मूले हैं जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। पहला फार्मूला जो है कि कैपिटल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं H+ है, तो कैपिटल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन।
तो यहाँ पे हम कैपिटल ब्रैकेट को केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम इसको बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का मल्टीपल जो होता है वो 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, फर्स्ट थिंग। और pH फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पैनिक नहीं होंगे, केवल आपको यहाँ फार्मूला ही लर्न कर लीजिए। आपको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे क्लास 11th में, क्योंकि अभी जो लॉग जो है वो आपको नहीं पढ़ाया गया है, क्लास 10th के सिलेबस में लॉग नहीं है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। लॉग जो होगा वो आपको आगे के क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। तो बस यहाँ पे आप फार्मूला लर्न कर सकते हैं, जिससे कि कभी कॉम्पिटिटिव या फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पे कभी कभी पूछ लिए जाते सकते हैं, तो आप वहाँ पर इसको बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन का PDF आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं PDF लेकर के, तो वो हमारे त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ से आपके जो भी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो आपके हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।